हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं? हाँ जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं सर्विस टैक्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सर्विस टैक्स इज टैक्सेज ऑन द सर्विसेज, यानी ऑन द इंटेंजिबल वैल्यू एडेड, ना दिखाई देने वाली वैल्यू एड करने से जो सर्विसेज, जो सीए, डॉक्टर्स, इंटीरियर्स, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं उस पर टैक्स। ठीक है, तो ये जो सर्विस टैक्स है ये एक 94 के अंदर फाइनेंस एक्ट के थ्रू इम्पोज किया, क्योंकि सर्विस टैक्स एक्ट नाम का कोई एक्ट है नहीं, क्योंकि उस समय जो प्रोविजन था तो कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विसेज लगाने का कोई प्रोविजन नहीं था, तो ये गवर्नमेंट ने इलीगल तरीके से, जिसको बाद में 92C कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करके उसको रेगुलाइज किया 92C के अंदर। अदरवाइज 94 में कुछ 3 सर्विसेज से शुरू होते होते ये काफ़ी सर्विसेज पे हुआ। लेकिन आज ये जो सर्विस टैक्स है इसकी 2 अप्रोच होती थी सर्विस टैक्स की। एक होती थी कंप्रीहेंसिव अप्रोच, और एक होती थी सेलेक्टिव या इंक्लूसिव सेलेक्टिव अप्रोच। तो ये जो एक सेलेक्टिव अप्रोच 1/4/2012 तक सेलेक्टिव अप्रोच थी, अब ये नहीं है। अब 1/4/12 से अब कंप्रीहेंसिव अप्रोच शुरू हो गई है। सेलेक्टिव अप्रोच में ये थी कि स्पेसिफाई लिस्ट थी जिन पर लगेगा, जिन पर सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन अब कंप्रीहेंसिव के अंदर एक नेगेटिव लिस्ट है जिसमें के इन पर नहीं लगेगा, बाकी सब पर लगेगा। तो आजकल की जो अप्रोच है वो ये है कि सभी चीजों, सभी तरह की सेवाओं पे, सभी तरह की सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। केवल एक नेगेटिव लिस्ट ही है, उन नेगेटिव लिस्ट में जो है उन पर नहीं लगेगा। समझ में आया? ये कंप्रीहेंसिव मतलब कुछ स्पेसिफाइड है, यानी आप समझिए आप सब को सर्विस टैक्स देना है। ठीक है, जैसे यदि हम कहें कि ये 2 बच्चे पास हैं तो ये सेलेक्टिव अप्रोच हो गई, और एक हम कहें इन 2 को छोड़कर बाकी सब पास हैं तो वो नेगेटिव। तो अब इन्होंने कह दिया नेगेटिव लिस्ट में कुछ सर्विसेज को छोड़कर सभी पे लगेगा। कुछ सर्विसेज छोड़ दी हैं, छोड़ी कौन कौन सी हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं, वो है नेगेटिव लिस्ट कि जो छोड़ दी गई हैं उनके अलावा सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। ओके, ओके, तो अब हम सर्विस टैक्स के आपको एक एक स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि ये सर्विस टैक्स है क्या और कैसे लगता है। तो सबसे पहले हमने समझा
कंप्रिहेंसिव अप्रोच। कंप्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब कुछ नेगेटिव लिस्ट वाली सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगेगा। कुछ नेगेटिव लिस्ट वाली सर्विसेज को छोड़कर बाकी सारी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा। दूसरा सर्विस टैक्स के बारे में आपको समझना है। 12.36% यूनिफॉर्म रेट से सर्विस टैक्स लगेगा। हाँ जी, दूसरी चीज है 12% और इस पर 3% एजुकेशन सरचार्ज, एजुकेशन सेस 2+1 वाली। तो कुल मिला के सभी पर कोई भी सर्विसेज हो, किसी भी तरह की सर्विसेज हो, सब पे यूनिफॉर्म 12.36। नो डबल टैक्सेशन यानी एक ही सर्विस कई हेड में आती हो, तो जो सबसे डोमिनेटिंग सर्विसेज है उसमें टैक्स लगेगा या अलग अलग करके लगेगा। लेकिन डबल नहीं लगेगा, हाँ जी, समझ में आया। एक ही सर्विस कई चीज में आती है लेकिन डबल सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। हाँ जी, समझ में आया। जैसे कोई चीज कैटरिंग में भी आती है, समियाना में भी आती है। हाँ जी, कैटरिंग में भी आती है, समियाना में भी आती है। तो क्या हुआ, मंडप में भी आती है। अब एक ही आदमी ये सब सर्विसेज दे रहा है तो किसी एक हेड में लगेगा या अलग अलग हेड में लगेगा, क्योंकि रेट तो 12.36% ही है ना, लेकिन डबल टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जो भी डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। यानी नो डबल टैक्सेशन, अलग अलग हेड में अलग अलग क्लॉज में आने वाली सर्विसेज पे डबल टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जम्मू एंड कश्मीर यानी J&K में अगर सर्विस रिसिपिएंट है, सर्विस रिसीव होती है, यानी सर्विस रिसिपिएंट जम्मू कश्मीर में है, रिसिपिएंट नॉट द प्रोवाइडर, तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन जम्मू कश्मीर से प्रोवाइड होती है, लेकिन J&K से बाहर रिसिपेंट है, बाहर रिसीव होती है, तो सर्विस टैक्स लगेगा। ओके, सर्विस टैक्स केवल इंडिया में ही लगेगा। इंडिया में दी जाने वाली सर्विसेज पे मेरे पर ही लगेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट टैक्सेबल। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नॉट टैक्सेबल। समझ में आया? तो अब हमें समझना होगा इंडिया क्या है। ठीक है, तो ये सब समझ में आया आपको? हाँ जी। तो सर्विस टैक्स के बारे में जो कुछ बेसिकली आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो सर्विस टैक्स कंप्रिहेंसिव है, दूसरा यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है, दूसरा नो डबल टैक्सेशन, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, इंडिया से बाहर नहीं है। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि ये सारी सर्विसेज पे लगेगा, कुछ नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर। ठीक है, सभी सर्विसेज पे एक ही रेट है 12.36% से, कोई डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर में अगर सर्विस रिसीव होती है तो सर्विस रिसिपेंट जेके है तो सर्विस टैक्स नहीं देगा, लेकिन जम्मू कश्मीर से सर्विस होती है लेकिन सर्विसेज आउटसाइड इंडिया होती है तो सर्विस टैक्स लगेगा। हाँ जी, इतनी बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, ये आती है इस बात समझ में, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, कंप्रिहेंसिव है, दूसरा यूनिफॉर्म है, तीसरा नो डबल टैक्सेशन, चौथा जम्मू एंड कश्मीर में अगर सर्विस रिसीव होती है, पांचवा इंडिया के अंदर ही। दूसरा जनरली सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइड करने वाले यानी करने वाले पर, यानी सर्विस का पैसा, सर्विस की यानी सर्विस चार्जेज रिसीव करने वाले पे, है ना, यानी सर्विस चार्जेज। बेटे क्या होता है, ये जो सर्विस है ये है सर्विस प्रोवाइडर,
और ये होता है सर्विस रिसीवर। तो प्रोवाइडर यहाँ से सर्विस देता है, क्या सर्विस देता है? ऑडिट कर रहा है, सी है, ऑडिट कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, और रिसीवर इसके लिए ऑडिट फीस देता है, ऑडिट फीस देता है, ऑडिट फीस देता है। ठीक है, तो इसको जो सर्विस फीस आती है, लेकिन ये कहलाएगा सर्विस प्रोवाइडर, यानी पैसे लेने देने की बात उल्टी होती है। यहाँ क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी जो बिल बनाता है, जो ऑडिट करता है, वही तो ऑडिट बनाएगा, बिल बनाएगा, बिल बनाएगा, और रिसीवर ऑडिट फीस का पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी। तो जो है सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जो सर्विस देता है और सर्विस के चार्जेस रिसीव करता है, उसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो जनरली सर्विस टैक्स कौन देता है? सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन कुछ केसों में, कुछ केसेज में सर्विस रिसीवर सर्विस टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो अब हमें कौन कौन सी चीजें आपको बतानी रह गई? इंडिया की डेफिनेशन बताने रह गई, दूसरी रिवर्स चार्ज क्या होती है ये बताना रह गया। ठीक है, ये हम अभी बताते हैं। उसके अलावा रुपीज 10 लाख से ऊपर पूरे साल में सर्विस पर सर्विस टैक्स देना होता है। से ऊपर पूरे साल में सर्विस होने पर देना पड़ता है। ठीक है, सर्विस टैक्स देना होता है। लेकिन अगर पिछले साल में दस लाख से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की हों तो शुरू से यानी 1 रुपए से ही सर्विस टैक्स देना होगा। हाँ जी, समझ में आया? यस। नेक्स्ट बेटे क्या है? लेकिन 9 लाख से ज्यादा
सर्विस 9 लाख से ज़्यादा सर्विस की बिलिंग पर बिलिंग होने पर 30 दिन के अंदर सर्विस टैक्स अप्लाई करना होगा। हाँ जी, जनरली सर्विस टैक्स प्रोवाइड करने वालों पर कुछ केसेस में उसे रिवर्स चार्ज कहते हैं, लेकिन 10 साल से ऊपर पूरे साल में सर्विस होने पे सर्विस टैक्स देना होता है। लेकिन पिछले साल में 10 लाख से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड हो तो शुरू से ही 1 रुपये से ही सर्विस टैक्स देना होगा। लेकिन 9 लाख से ज़्यादा सर्विस की बिलिंग होने पर 30 दिन के अंदर सर्विस टैक्स अप्लाई करना होगा। ओके, दूसरा ये जो सर्विस टैक्स इज चार्जेबल, टैक्स इज चार्जेबल ऑन ग्रॉस वैल्यू, सर्विस टैक्स इज चार्जेबल ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज। ओके, it is generally chargeable on receipt basis। लेकिन अब आ गया बट पोटा एक्ट आ गया, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स आ गए हैं, तो वो हम बताएंगे। अभी तक क्या था, ये रिसीट बेसिस पे चार्जेबल होता था, लेकिन अभी भी रिसीट बेसिस, लेकिन सब्जेक्ट टू द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। ठीक है, ये आपने कॉपी किया। हाँ जी, तो अब हम इसमें से थोड़ी 1-2 चीजें आपको और बताते हैं। इसके अंदर सर्विस टैक्स के अंदर इनपुट क्रेडिट मिलता है। ठीक है, किसी भी सर्विस के आउटपुट से किसी भी सर्विस का इनपुट तथा सर्विस के लिए यूज एक्साइज के लिए भी समझ में आया। कोई भी, मैं सीए हूं और मैं किसी भी तरह की सर्विसेज लेता हूं, टेलीफोन सर्विस है, ठीक है। आज मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिल करता है ऑडिट फीस के लिए, तो जो ऑडिट है जो सीए करता है वो आउटपुट सर्विस है, और सीए के पास टेलीफोन का बिल आता है, टेलीफोन, उसमें सर्विस लगती है, सर्विस टैक्स लगता है। तो ये जो टेलीफोन है वो सीए के लिए क्या है, वो सीए के लिए इनपुट सर्विस है, वो सीए के लिए इनपुट सर्विस है, वो सीए के लिए क्या है, वो सीए के लिए इनपुट सर्विस है।
इसी तरह मान लो सीए रेंट देता है, तो रेंट पे जो सर्विस टैक्स है वो इनपुट सर्विस है। समझ में आ गया? ठीक है। सर हमने तो ये देखा है कि कुछ चीजों पे, जैसे हम होटल में जाते हैं और बिल के अंदर सर्विस टैक्स लगा होता है, वो तो 12.36% नहीं होता। तो बेटे क्या होता है, टैक्स तो 12.36% ही लगता है, लेकिन क्या होता है, जैसे आपका होटल का बिल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और ऐसी सर्विसेज जिनमें मटेरियल प्लस सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, तो उसमें क्या होता है, इस उसके दो हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे होटल का बिल है तो उसके अंदर दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से को कहते हैं फॉर गुड्स सप्लाइड और खुद के लिए कह देते हैं सर्विसेज सप्लाई। तो जितने परसेंट सर्विसेज का गुड्स अलाउ होता है, कि मान लो 1,000 रुपए का बिल आया, इसमें से मान लो 67% या 60%, मान लो 67% अलाउड है कि इसमें केवल 33% सर्विस है और 67% गुड्स है। तो जितने परसेंट गुड्स मान लिया जाता है, जितने परसेंट सर्विस की जगह गुड्स मान लिया जाता है, उसे अबेटमेंट कहते हैं। हाँ जी, इनपुट क्रेडिट मिलता है किसी भी सर्विस के आउटपुट से, किसी भी सर्विस का इनपुट तथा सर्विस के लिए यूज, एक्साइज के लिए भी। तो ये जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवेटमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अवेटमेंट क्या होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं ना जिनमें गुड्स भी यूज होता है और कुछ कुछ सर्विसेज भी होती हैं। तो जितने परसेंट गुड्स होता है, हाँ जी, जितने परसेंट गुड्स होता है यानी उसका डिडक्शन मिल जाता है, बाकी भी तो टैक्स लगेगा। तो जितने परसेंट मान लिया जाता है उसको अबेटमेंट कहते हैं। तो जैसे मान लो हमने 1/3 है तो 1/3 पे लगेगा, तो सर्विस टैक्स कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। इसलिए हमको बिल में, रेस्टोरेंट जाते हैं बिल के अंदर जो सर्विस टैक्स दिखता है 4 पॉइंट कुछ %, तो ये बेटे इसी पर वजह से दिखाई देता है, अबेटमेंट की वजह से। ओके, अबेटमेंट क्या होता है, ये मान लिया जाता है इतने परसेंट सर्विस नहीं है, वो गुड्स, मटेरियल, कंज्यूमेबल, एक्सपेंडिचर सब कुछ के लिए है। ठीक है, तो कुछ कुछ कंसेप्ट समझ में आए? हाँ जी, तो इसको हम इरेज कर दें। अब तो आपको इंडिया बता दें। हाँ जी, तो ये अब हम थोड़ा इरेज करके आपको जो दो चीजें रख दी हैं जिनके बारे में अभी बताना बाकी है,
ये बेटे ये समझ लो, ये इंडिया है। क्या है ये? इंडिया। और इंडिया से आगे ये 12 नॉटिकल माइल तक। नॉटिकल माइल्स क्या होती हैं? ये जो एरियल्स, एक होता है आपका माइल्स रोड के हिसाब से, ये एरियल डिस्टेंस होता है नॉटिकल माइल्स। ओके। उसके बाद होता है एक 200 माइल्स तक, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। तो सर्विस टैक्स के लिए या एक्साइज के लिए ये एरिया, ये सब इंडिया है। लेकिन यहां इंडिया ही के अंदर ये SEZ बना हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे NSEZ, नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये जोन इंडिया में शामिल नहीं होता। सर्विस टैक्स के लिए यहाँ पे सर्विस मानी जाए वो एक्सपोर्ट ही मानी जाती है, आउटसाइड इंडिया मानी जाती है। ये इंडिया से बाहर माना जाता है, इवन फॉर द सर्विस टैक्स पर्पज और एक्साइज पर्पज। एक्चुअली सर्विस टैक्स मैंने बताया उसका कोई एक्ट नहीं है। सर्विस टैक्स क्या हुआ, ये 1994 से, जैसे एक बिना माँ बाप का अनाथ बच्चा रोड पे छोड़ के कोई एक्ट चला जाता है, ठीक है, 1994 में फाइनेंस पे एक्ट आया, सर्विस टैक्स का जन्म दे के चला गया। अब वो हर साल 90 बर्थडे वाले दिन, जिस दिन बजट आता है उस दिन आता है और कुछ भी अमेंडमेंट या कुछ फूल पत्ती दे के चला जाता है। तो बाकी उसका लालन पालन के कौन करता है? एक्साइज डिपार्टमेंट। ठीक है। तो इंडिया में सर्विस टैक्स को मैनेज करता है एक्साइज। तो जो एक्साइज वाले रूल्स हैं, एक्साइज वाले रेगुलेशंस हैं, वही एप्लीकेबल होते हैं सर्विस टैक्स पर। तो इसी तरह एक्साइज में भी हमने बताया। तो यहाँ पर जो भी काम होगा वो जो है वो भी सर्विस टैक्स में आएगा, लेकिन यहाँ से जो बाहर आ जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, इसके बाहर तो आएगा ही नहीं सर्विस में। सर्विसेज आउटसाइड इंडिया कही जाएंगी। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ जैसे ऑयल वेल, कुएं वगैरह का काम है वो इंडिया का मान लिया जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर बाकी अदर सर्विसेज नहीं मानी जाएंगी सर्विस में। समझ में आया? तो इससे बाहर के लिए जो भी सर्विस बाहर से प्रोवाइड हुई है, ठीक है, बाहर वाले के लिए हमने कोई सर्विस की तो उस पर आपको सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। ओके। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप समझ लिए, बाकी डिटेल में हम आपको कंसेप्ट और समझा देंगे। ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया इंडिया का कंसेप्ट? हाँ जी सर, ये कंसेप्ट हमें कुछ कुछ समझ में आया। अब हम समझा देते हैं कुछ आपको रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब जहां रिसिपिएंट से, रिसिपिएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस टैक्स कलेक्शन एंड पेमेंट। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है, एक तो जो है ये होती है ट्रांसपोर्ट अब एजेंसी, यानी जो ट्रक होते हैं
फ्रेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट आप कह दीजिए, फ्रेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये क्या होती है? ये ट्रक वाले होते हैं। अब एक एक ट्रक वाले को जो है कंपनी तो एग्जिस्ट होती है, ट्रक कहीं चल रहा है, ट्रक से सर्विस टैक्स लेना बड़ा डिफिकल्ट है। लगाया भी था, इम्पोज किया था, ट्रक वालों ने ऐसी हड़ताल की, कई कई बार लगाया, कई कई बार अल्टीमेटली उन्होंने दूसरी तरीके से लगा दिया कि जो भाड़ा चार्जेज आप दोगे तो उस पर जो सर्विस टैक्स है उसकी जिम्मेदारी भाड़ा देने वाले की है। यदि हम फ्रेट देते हैं, कुछ गुड्स आता है, तो फ्रेट पर जो भाड़ा देते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी है। किसकी है? भाड़ा देने वाले की। ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, ये जो LIC है या और इंश्योरेंस कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड है, इनके बहुत छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे एजेंट होते हैं। अब उनकी सर्विसेज पे जो उनका कमीशन होता है, उन छोटे छोटे एजेंटों से, है ना, उनका कोई पता नहीं होता, किसी की कुछ है। तो सरकार ने क्या किया कि भाई जो LIC को है, जब भी आप कमीशन दोगे तो सर्विसेज तो कौन दे रहा है? एजेंट दे रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो रिसीवर होता है अमाउंट का। सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर मीन्स सर्विस प्रोवाइडर मीन यानी जो कंसीडरेशन है सर्विसेज का, उसका रिसीवर। हाँ, ये समझ में आया? भाई ऑडिट फीस मैं दे रहा हूं, मैं सर्विस ऑडिट की प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ऑडिट फीस मुझे को मिलेगी, यानी सर्विस में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी तरह इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिल रहा है, तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? एजेंट। तो प्रोवाइडर एजेंट हुआ, एजेंट पे लगना चाहिए। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कह दिया, जो LIC है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड, तो जो भी कमीशन एजेंट को देंगे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लगा दी? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी LIC की या म्यूचुअल फंड की। इसी तरह NRI को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट दे रहे हैं। NRI या फॉरेन कंपनी ने इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की, उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो सर्विसेज एक्सपोर्ट थोड़ी, सर्विसेज तो इंडिया में प्रोवाइड हुई, तो उनको जो पेमेंट होंगे तो वो जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर्विस रिसिपिएंट की। ठीक है। इसी तरह स्पॉन्सरशिप होती है, इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के स्पॉन्सर बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। इवेंट्स वाला तो एक बार किया और वो चला गया, तो कंपनियां बड़ी बड़ी होती हैं जो स्पॉन्सर देती, तो उन स्पॉन्सर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि वो स्पॉन्सर, ठीक है, ट्रेड पे करना है। तो इन सब केसेज में तो ये जो रिवर्स चार्ज वाले हैं, इनके लिए वो जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, 9 लाख रुपए की नहीं है। क्योंकि इनको यदि 1 रुपया भी देना है, इन्हें अपने को जब भी पेमेंट देंगे, इनको रिवर्स चार्ज वालों को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना ही कराना है। इनको क्या कराना है? इनको अपने को रजिस्टर्ड कराना है, कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं 9 लाख 10 लाख 1 रुपए भी पेमेंट करना है, इस तरह का पेमेंट जो है आपको कराना है, तो आपको ये रजिस्टर्ड कराना होगा। क्योंकि जो 10 लाख से कम वाले जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर कहे जाते हैं, क्या कहते हैं उनको? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। तो वो जो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर वाली जो फैसिलिटी है या जो उनको एग्जेम्पशन है, वो इन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलती है। ठीक है। तो इन्हें रजिस्टर्ड खुद को कराना ही कराना है।
ओके। एक होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ जी, एक होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? हाँ जी, जैसे एक हेड ऑफिस कंपनी है, जो हेड ऑफिस है हेड ऑफिस होता है, तो हम अभी आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो 3 तरह के हमने केसेस बता दिए हैं आपको। एक तो ये बताया रिवर्स चार्ज वाले, जिनको सर्विस टैक्स पे करना है। कुल मिला के यदि ये आपने कॉपी कर दिया तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लें। हाँ जी, बढ़ लीजिए। अब आ जाइए, किस किस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक तो हमने कहा कि दोज who are liable to pay सर्विस टैक्स, यही वाले जो रिवर्स वाले जो अभी हमने बताए। एक होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये बस ये वाला कंसेप्ट अभी हम लेने जा रहे हैं कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो, ठीक है। और तीसरे हमारे होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, है ना। कौन से सर्विस प्रोवाइडर? सर्विस प्रोवाइडर 2 तरह के, या तो उनकी लास्ट ईयर की, लास्ट, यहाँ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो क्या होता है लास्ट ईयर की सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है। इफ सर्विसेज एक्सीड रुपीज 9 lakhs, तो इनकी सर्विसेज जैसे ही 9 लाख से एक्सीड करती है इन्हें सर्विस कराना होता है, तो रजिस्ट्रेशन। और पेमेंट कब करना पड़ता है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट? रजिस्ट्रेशन की तो ये है, पेमेंट के केस में इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिस भी दिन पेमेंट करें, इसके केस में भी जिस भी दिन ये पेमेंट करें, इवन 1 रुपीज का, इनके केस में, सर्विस प्रोवाइडर के केस में रजिस्ट्रेशन तो 9 लाख पे कराना है, लेकिन पेमेंट क्या करना होता है 2 केस में। इफ लास्ट ईयर सर्विसेज आर exceeds
10 लाख। जब तो इनको 1 रुपए से भी शुरू से ही देना होता है, इनको 1 रुपए भी होगा तो शुरू से ही सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव के इस साल कितना होता है। और इफ लास्ट ईयर डज नॉट एक्सीड $10 लाख, तो इनको कब देना पड़ता है? तो ओवर 10 लाख, जिस दिन 10 लाख होगा। समझ लो ये